बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेनिक्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम सर सुहेब है। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिनन विच कुड अकर एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। वो आपको कह रहा है कि आपने मुख्तलिफ, सेवरल का मतलब है कई, रेपिटेटिव रिपीट होने वाले फिनोमिनन मज़ाहिर बताने हैं जो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अब कुछ की बुक्स में मैंने ये देखा है कि उन्होंने कुछ ऐसे रेपिटेटिव फिनोमिनन भी दिए हुए हैं जो नेचुरल नहीं हैं। तो क्वेश्चन में आपने इस चीज़ पर लाजमी गौर करना है कि वो आपको कह रहा है कि नेचुरल फिनोमिनन बताने आपने जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। आपने कोई भी ऐसा फिनोमिनन नहीं बताना जो नेचुरली अकर नहीं होता। मिसाल के तौर पर कुछ की बुक्स में मैंने देखा कि उन्होंने पेंडुलम को नेचुरल फिनोमिनन के तौर पर दिया हुआ है, हालांकि वो रेपिटेटिव है लेकिन नेचुरल फिनोमिनन वो हरगिज़ नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखेंगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ज़मीन की जो गर्दिश है सूरज के गिर्द, ज़मीन की गर्दिश सूरज के गिर्द, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और ये एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होता है। तो इसको हम बतौर टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। एक तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, दूसरा अपने ही एक्सिस के गिर्द भी ज़मीन घूमती है। जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द जो चक्कर है ये 24 घंटों में मुकम्मल करती है, जबकि सूरज के गिर्द ये चक्कर तकरीबन 365 दिन और 6 घंटों में मुकम्मल होता है। तो चूँकि ये फ़िक्स टाइम है और इस फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट हो रही है इसकी मोशन, इसलिए हम इनको बतौर रेपिटेटिव फिनोमिनन और टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, इससे डे और टाइम बनते हैं, इससे साल बनता है। थर्ड है जी रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कमरी साल आपने सुना होगा, या इस्लामिक कैलेंडर भी चांद पे ही चलता है, तो इसको भी आप बतौर टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ ये जो रोटेशन रेवोल्यूशन कर रही है, सूरज के गिर्द घूम रही है, ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन। और जो अर्थ की अपने ही एक्सिस के गिर्द, यानी यूँ अगर मोशन, ये जो मोशन है इसको हम रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलेंगे अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। और इसी तरह चांद जो है ये ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ये रेवोल्यूशन ऑफ मून है अराउंड द अर्थ। अब मैंने आपको बताया कि ये वाली जो मोशन है ये तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल होती है, जबकि आप सुनते रहे हैं कि 365 दिन का साल होता है, 365 दिन का साल होता है। तो यकीनन आपने ये भी सुन रखा होगा। दिलचस्प बात बताता जाता हूँ कि फरवरी जो मंथ है साल का, इसमें कभी 28 दिन होते हैं और कभी 29 दिन। 29 दिन कब होते हैं कि यानी हर 4 साल बाद 29वां दिन ऐड हो जाता है साल के अंदर, और वो साल 366 दिन का होता है। वो बेसिकली होता यही है कि 365 दिन और 6 घंटे हर साल गुजरते रहते हैं। तो चौथे साल में जब 24 घंटे मुकम्मल हो जाते हैं तो 1 दिन का इजाफा हो जाता है उसमें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें वो आपसे ये पूछ रहा है
कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को बतौर टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें तो उसके ड्रॉबैक बताएं। ड्रॉबैक का मतलब है खामियां बतानी है आपने कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके टाइम पीरियड में क्या खामियां होंगी जो हमारे सामने आ सकती हैं। तो हम जानते हैं कि पेंडुलम जो है ये मुश्तमिल होता है एक वायर पर, लंबी वायर बारीक, और एक बॉब, मेटेलिक बॉब, और ये यूं वाइब्रेटरी मोशन करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द। इस पॉइंट जिसे पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आप कह सकते हैं, सॉरी ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला है हमारे पास 2 पाई L/G स्क्वायर रूट, वेयर L इज लेंथ ऑफ द वायर एंड G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। अब यहाँ से आप एक और चीज़ देखें कि लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि जिस वक्त मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, यानी टेम्परेचर चेंज होता है, समर गर्मियाँ आ जाती हैं, विंटर सर्दियाँ आ जाती हैं, तो गर्मियों में चीज़ें एक्सपेंड करती हैं और सर्दियों में चीज़ें सुकड़ती हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है या उनका सुकड़ना है, इन दोनों फिनोमेनन के दौरान जिस वक्त लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ेगी या कम होगी, बेशक माइनर चेंज आएगा लेकिन चेंज ज़रूर आएगा। तो वो जो चेंज उनमें आता है उस चेंज की वजह से टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के चेंज होने से लेंथ चेंज होगी और लेंथ के चेंज होने से टाइम पीरियड हमें डिफरेंट मिलेगा। तो इसलिए हम इसको बतौर टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसे जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ पे आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं उसका आल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, तो ग्रेविटी ऑन द फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कम होती जाती है। जब वो कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ या चेंज करेगा तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो दो ड्रॉबैक्स हैं इसको बतौर टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने के। एक क्या है कि जब लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा और डिफरेंट मौसम में लेंथ चेंज होती ही होती है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होगा और आल्टीट्यूड ऑफ द अर्थ जब चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ज़मीन चूँकि प्लेन नहीं है या फ्लैट सरफेस नहीं है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह की, यानी कहीं पे गहरी है कहीं पे बुलंद है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ द अर्थ पर डिफरेंट होता है, इसलिए इसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि उसमें वो ये आपसे पूछ रहा है कि हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए 2 यूनिट रखे हुए हैं, तो ऐसा करना क्यों यूज़फुल है। 2 यूनिट कौन कौन से हैं, एक मोल है और दूसरा है किलोग्राम। आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं सब्सटेंसेस में जिनको हम तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं लेकिन हम उनको आसानी से तोल नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें जिनको आप तोल सकते हैं उनके लिए हम यूनिट किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देता हूँ आपको कि आप आटा लेने जाते हैं तो क्या हम आटा काउंट करके लेते हैं कि तोल के लेते हैं? तोल के लेते हैं, तो ना ही हम उसको काउंट कर सकें। इसी तरह आप घी लेने जा रहे हैं या ऑयल लेने जा रहे हैं या आपकी कोई भी और इस तरह की चीज़ जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, चीनी लेने जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, तोल के लेते हैं, वेट करके उसका लेते हैं। तो इसलिए उनके लिए यूनिट क्या इस्तेमाल होगा, किलोग्राम। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एटम। अब एटम इतना छोटा है कि एक डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। अब इसमें जो लाखों एटम हैं, जब आप उनको तोलने पे जाएंगे तो इतना छोटा यूनिट ही नहीं है हमारे पास, कैसे तोलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम यूनिट मोल इस्तेमाल करते हैं कि हम काउंट कर लेते हैं। अब मोल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा कि हम फॉर एग्जांपल आप बनाना केले लेने चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि 1 दर्जन केले दे दें, तो कितने केले देगा वो जी, 12। इसी तरह आप अंडे लेने चले जाएं, आप उसको कहें जी 1 दर्जन अंडे दे दें तो कितने देगा, 12 अंडे दे देगा आपको।
क्या एक दर्जन किसी भी चीज़ का हो तो कितनी चीज़ें आएंगी? 12। इसी तरह किसी भी चीज़ के 1 मोल में हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई भी दूसरी चीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का 1 मोल जब आप लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल्स हमेशा सेम रहेंगे, जैसे एक दर्जन में सेम रहते हैं। तो जो मोल है ये चीज़ों काउंटेबल थिंग्स के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है, और जो किलोग्राम है ये वेटेबल थिंग्स के लिए या वेइंग थिंग्स के लिए, वेइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए 2 यूनिट्स रखना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हमारे लिए यूज़फुल है। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें वो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों ने मेजरमेंट्स ली हैं और एक की मेजरमेंट आई है 0.2145 मीटर। ये आपने याद रखना है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को आपने अलग अलग पढ़ना है, इकट्ठा नहीं पढ़ना। यानी अगर आप इसको 2145 या 2145 पढ़ते हैं तो ये गलत होगा। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है? 0.2145 मीटर। दूसरे स्टूडेंट ने मेजरमेंट की है 0.21 मीटर और तीसरे स्टूडेंट ने मेजर की है 0.214 मीटर, और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है उसका लीस्ट काउंट है जी 1 मिलीमीटर। अब इसको जिस वक्त आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग्स हैं ये मीटर में दी हुई हैं, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। आपने डिवाइड किया, आंसर आएगा 0.001 मीटर। तो यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट हैं। तो इसी तरह वो वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दिए होंगे वो वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि वो उसके लीस्ट काउंट यानी कम से कम मेजरमेंट के साथ मैच कर रही है। तो हम कह सकेंगे कि यहाँ पे 0.214 मीटर यानी ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये उसके लीस्ट काउंट से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुरानी कहावत है कि कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका कमज़ोर तरीन लिंक मजबूत होता है। मिसाल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई चेन है। अब इस चेन का ये वाला लिंक जो है ये वीक है और बाकी तमाम लिंक ऑलमोस्ट मजबूत हैं। तो जिस वक्त आप एक इस तरफ से पकड़ें और इस साइड से पकड़ें चेन को और इसको खींचें, तो आप देखें सबसे पहले चेन कहाँ से टूटेगी? यहाँ से। उसकी रीज़न कि ये वीक है। तो जितना ये वाला लिंक स्ट्रॉन्ग या मजबूत होगा उतनी ही ये चेन मजबूत है। ये कहावत है कि जितना किसी चेन का कमज़ोर तरीन लिंक मजबूत होता है उतनी ही मजबूत वो चेन होती है, क्योंकि हमेशा सबसे पहले वही लिंक टूटता है जो सबसे ज़्यादा वीक होता है या कमज़ोर होता है। तो इसका फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है। फ़िज़िक्स के साथ इसका ताल्लुक़ ये है कि इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लीस्ट काउंट क्या होता है। जिस वक्त आप कोई भी रीडिंग लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए, तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम पैमाइश आप ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट है। मसलन हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है जी, आपने इसको मेजर करना है एक स्केल के साथ। अब स्केल के ऊपर जो लाइन्स लगी होती हैं वो आपने देखी होंगी, इस तरह 5 छोटी लाइन्स, 4 और फिर एक बड़ी, फिर 4 छोटी लाइन्स और फिर एक बड़ी, और ये जो बड़ी आती है इसके बाद जो ये 2 बड़ी लाइन्स के बाद एक सबसे बड़ी लाइन आती है। इस लाइन को आप सेंटीमीटर का नाम देते हैं और ये जो छोटी लाइन्स हैं इनको हम मिलीमीटर का नाम देते हैं। तो अगर आपकी कोई वैल्यू इन 2 लाइन्स के दरमियान आ जाए यहाँ करके, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि ये 1.1 है। मैं दूसरी तरह आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी हमने लाइन लगा दी। अब यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इससे आगे 1.1, 1.2, 3, 4 ये डिफरेंट सेंटीमीटर्स चलेंगे। तो अगर हमारी जो लाइन है वो यहाँ से लेके इधर तक है और ये यहाँ से इसके दरमियान में आ रही है, मिलीमीटर्स के दरमियान में, तो हम या तो उसको 1.1 कह देंगे या 1.2 कह देंगे, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। तो लीस्ट काउंट वो वैल्यू है किसी इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम रीडिंग आप मेजर कर सकते हैं, उससे छोटी रीडिंग आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना कम लीस्ट काउंट है वो उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। उसकी वजह यह है कि आप उतनी छोटी वैल्यू सही मेजर कर सकते हैं, और जितनी छोटी वैल्यू आप सही मेजर करेंगे उतनी आपने एक्यूरेट वैल्यू मेजर की है।
तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जितना कमज़ोर लिंक मजबूत है उतनी मजबूत चेन है, तो इसी तरह जितना छोटा लीस्ट काउंट है उतनी अच्छी वैल्यू है उस इंस्ट्रूमेंट की, या उतना अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। उसमें वो आपको से पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ द पेंडुलम, आपने टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मेजर किया एक स्टॉप वॉच की मदद से, स्टॉप वॉच, और आप उसमें किस तरह के एरर पॉसिबल हैं। हमेशा दो तरह के एरर्स पॉसिबल होते हैं, एक को हम कहते हैं पर्सनल या रैंडम एरर्स, दूसरे होते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी की वजह से हो। वो आप दूर कैसे कर सकते हैं कि आप उसको कंपेयर कर दें किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ, और आप जिसका आपको गारंटी है कि इंस्ट्रूमेंट ठीक है, तो आप उस एरर को ख़त्म कर लेंगे। अब रैंडम एरर किस वजह से हो सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है मेजरमेंट लेने का, या आपका तरीका दुरुस्त नहीं है, या कुछ ऐसे वजूहात हैं जो हमें पता ही नहीं चल रही कि क्या रीज़न है, तो उनको रैंडम एरर या पर्सनल एरर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पर्सनल एरर वही होता है कि पर्सन को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या गलती कर रहा है। तो पर्सनल एरर को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रीडिंग्स लें, यानी 2-3 मरतबा रीडिंग ले लें, फिर उनकी एवरेज निकाल लें, तो वो कम से कम चांसेस हो जाएंगे एरर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें किसी तरह के कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन देता है। तो आप ये बात याद रख लें कि डायमेंशनल एनालिसिस हमेशा आपको बेस क्वांटिटीज़ की मालूमात या उन क्वांटिटीज़ की इंफॉर्मेशन देता है जिनके कोई ना कोई यूनिट्स हों। तो चूँकि कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं उनके यूनिट्स नहीं होते, जैसे पाई है, पाई के कोई यूनिट नहीं है, तो इस तरह की वैल्यूज़ की किसी भी तरह की कोई भी मालूमात डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं देता। अब डायमेंशनल एनालिसिस को फर्स्ट ईयर तक अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3 डायमेंशन आना ज़रूरी हैं। सबसे पहला आपको मैस की डायमेंशन पता होनी चाहिए। मैस का यूनिट क्या है जी? किलोग्राम, यानी किलोग्राम जिस भी वैल्यू के साथ का यूनिट किलोग्राम आ जाएगा तो वो मैस ही है, और मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M, और इसके गिर्द आपने ये ब्रैकेट लगाना हरगिज़ नहीं भूलना। अगर आप ये ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे तो आपकी डायमेंशन को पेपर में गलत तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह लेंथ की डायमेंशन, लेंथ का यूनिट क्या है जी? मीटर। अब ब्रेथ आ जाए, विड्थ आ जाए, या कोई भी ऐसी डिस्टेंस आ जाए, उनके भी यूनिट मीटर हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके यूनिट मीटर हैं उसकी डायमेंशन कैपिटल L होगी। इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगाना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। अगर आप भूल जाएंगे तो यकीनन आपके नंबर कट जाएंगे। तीसरी चीज़ है टाइम। टाइम के यूनिट सेकंड्स, और सेकंड्स की डायमेंशन कैपिटल T। तो ये आपने 3 डायमेंशन अगर आप याद कर लें तो जितने भी इस बुक में डायमेंशन आएंगे आप इजीली उनको निकाल सकेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें वो आपको कह रहा है कि प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशंस बताएं। हमें पता है कि प्रेशर का यूनिट है, फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। तो यूनिट हो गया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इक्वल होता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस मीटर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम, मीटर ऊपर आएगा पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन आ गई कैपिटल M किलोग्राम के लिए मैंने आपको बताई, कैपिटल M मीटर के लिए कैपिटल L, सेकंड के लिए कैपिटल T, और इसी तरह ऊपर पावर्स लगा दें -1 -2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लाजमी पुट करनी है। अगर ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे चलें भूल जाइएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। अब बढ़ते हैं हम डेंसिटी की तरफ। तो डेंसिटी का फार्मूला है जी हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम। मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं स्मॉल m ही लिख देता हूँ। मैस का यूनिट क्या बताया मैंने आपको? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वैल्यू आ जाएगी ml⁻³ तो ये आपके पास डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। ब्रैकेट आपने भूल जानी है ताकि आपके नंबर ज़रूर कटें।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें वो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं और वो कह रहा है कि ये बताएं कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो एक इक्वेशन है जी लैम्डा, पहले तो वैल्यूज उसने दी हैं आपको, लैम्डा इक्वल है एल के और v की डायमेंशन उसने आपको दी है एल टी इनवर्स और f की डायमेंशन आपको दी गई है t इनवर्स और दो इक्वेशंस दे दी गई हैं। मैं इसको रेज आउट कर देता हूँ। एक इक्वेशन है f इज इक्वल टू वी लैम्डा और दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 है, f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। तो दोनों में से कौन सी करेक्ट है ये आपने बतानी है। वैल्यूज पुट करते हैं। f है, पहले इस इक्वेशन को ले लें। f की वैल्यू दी है t इनवर्स, यहाँ पे ये आपको गिवन है। v की वैल्यू है एल टी इनवर्स और लैम्डा की वैल्यू है l। ये मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। दूसरी इक्वेशन को देखें। f की वैल्यू है टी इनवर्स, v की वैल्यू है एल टी इनवर्स और लैम्डा की वैल्यू है l। यहाँ से देख के आपने ये तमाम वैल्यूज़ लिख लेनी है। l इक्वेशन में गिवन है, l से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बच जाएगी t इनवर्स और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी t इनवर्स है, तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड चूँकि राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी आगाह करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।